नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी को अब मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए मज़ारों पर जाना पड़ेगा? क्या नरेंद्र मोदी को चुनाव के दौरान अमरोहा जाकर के आसपास के वोट पड़ते जिलों को प्रभावित करना पड़ेगा? और क्या नरेंद्र मोदी को मोबाइल देखने के बहाने अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार करना पड़ेगा? क्या राहुल गांधी ने मुद्दों को इतना बड़ा कर दिया है कि नरेंद्र मोदी को डर लगने लगा है, और इतना डर लगने लगा है कि वो सारी आचार संहिता का भी उल्लंघन करेंगे और उनके लोग तमाम बूथ पे जाकर के कैप्चर करने की कोशिश करेंगे? क्या चुनाव मशीनरी का ऐसा इस्तेमाल होगा कि एसपी जाकर के एसएसपी जाकर के मतदाताओं के वोटर आईडी चेक करेगा, लाइन में लगे मतदाताओं की चेक करेगा? कमोबेश आज ये हालात हम देख रहे हैं, और जब ये हालात देख रहे हैं तब इस चुनाव के लिए, जो देश के लिए चुनाव है, देश के में बदलाव के लिए चुनाव है, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, और इस देश की जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसे बचाने का चुनाव है, जाति और धर्म से ऊपर उठकर मोहब्बत की दुनिया बनाने का चुनाव है, तो क्या उस चुनाव को नरेंद्र मोदी इतना प्रभावित कर लेंगे कि इंडिया गठबंधन धराशायी हो जाए, या इंडिया गठबंधन मुद्दों के सहारे इतनी बड़ी लकीर खींच देगा कि मोदी को झुक के रेंग के भागना पड़ेगा? कमोबेश आज ये हालात हम देख रहे हैं, इसी पर आपसे बात करूंगा। इस समय जब मैं इस पर आपसे चर्चा कर रहा हूं, उस वक्त देश का भाग्य बदलने वाला यह चुनाव हो रहा है। इसको देश का भाग्य बदलने वाला चुनाव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त देश तमाम तरह के संकटों से जूझ रहा है। वहां मणिपुर में चुनाव के दौरान गोलियां चल रही, कहीं पर बूथ कैप्चरिंग हो रही है तो कहीं कुछ और हो रहा है। चुनावी मशीनरी का किस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और किस तरीके से सुरक्षा बल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों से लेके तमाम मंत्री, नेता और तमाम पैसा बांटने का काम कर रहे हैं, और खुद नरेंद्र मोदी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। बावजूद इसके आयोग मौन है, उसे कहीं कुछ दिखाई नहीं दे सकता। वो किचुआ बन गया, ऐसा किचुआ जो मोदी की खेती को तो अच्छा बनाने का काम करता है, उसके लिए उपजाऊ भूमि बनाता है, और दूसरों के यहां खराब करने का काम करता है। वो एक पक्षी होकर के बैठ गया है। उस स्थिति में इस देश में इस बात की बार बार चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी के तो हेलीकॉप्टर की चेकिंग हो जाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके तमाम मंत्री जो तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे, उनकी चर्चा नहीं। यह अंतर इस दौर में जब यह चुनाव हो रहा है, तो यह चुनाव 2024 का क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस पर सबसे बड़ा विषय यही है। क्योंकि आज देश जिस संकट से गुजर रहा है, देश को बेचा जा रहा है, देश को गिरवी रखा जा रहा है, देश की सीमाओं को चीन को सौंपा जा रहा है, और देश के ऊपर लाखों लाख करोड़ कर्ज लादा जा रहा है। अभी 250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, और कितना और आगे होने वाला है आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 साल में 55 लाख जो कर्ज हुआ करता था देश पर, वो बढ़कर 250 लाख करोड़ हो चुका है।
यानी 1947 से लेकर 2014 तक सिर्फ 55 लाख करोड़, और 2014 के बाद 2024 तक, अभी 24 का फर्स्ट हाफ वो क्वार्टर चल रहा है, और इस फर्स्ट क्वार्टर तक 250 लाख करोड़ का कर्ज था। यह हालत जब देश की हो, निश्चित रूप से जिस गैस सिलेंडर की बात होती थी 400 रुपए का होता था, वो पीछे अभी 1100 का था, अभी चुनाव के कारण 900 का हो गया है। इसी तरीके से पेट्रोल, डीजल, कोई चीज देख लीजिए, हर चीज कितनी महंगी हो गई है। तो नरेंद्र मोदी जिस भाषा में कहते थे कि वोट डालने जाइएगा तो अपने किचन का सिलेंडर देख लीजिएगा, मैं कहता हूं वोट डालने जाइए तो अपने किचन का सिलेंडर ही नहीं, हर चीज देख के जाइएगा, चाहे किचन की देख के जाइएगा, चाहे अपनी गाड़ी से जिस पर बैठ के जाएंगे उसकी टंकी देख के जाइएगा, या घर के तमाम अप्लायंसेस को देख के जाइएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि किसे आपने चुना था। और ज्यादा देखना है तो अपने आसपास के लोगों को देख लीजिए, अपने रिश्तों को देख लीजिए। आपके रिश्ते तोड़े गए हैं, आपके परिवार तोड़े गए हैं, आपके का समाज तोड़ा गया है, आपका देश टुकड़े टुकड़े हुआ है, कहीं भाषा के नाम पे, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं किसी नाम पे। और हालात ये हो गए कि मणिपुर में लड़कियों की नग्न परेड निकाली जाती है और हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेजों ने भी ऐसी गंदी हरकत नहीं की थी। वो हरकत होती है जब यह सब होती है। उधर चीन 4000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन हमारी कब्जा कर लेता है, हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है। जब चीन घुस करके हमारे 20 सैनिकों को मार डालता है, हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है। हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है जब वो अमेरिका और चीन के आगे सिर झुकाए खड़ा होता है और गुलामी दिखाता है, और इसके बाद में आज कहता है कि आज हम वो शक्ति बन गए हैं कि कोई हमें आंख नहीं दिखा सकता है। आंख छोड़िए, आपके यहां घुस घुस के जो है नेपाल जैसा देश गोली चला रहा है और वो 5 किलोमीटर जो है जमीन कब्जा कर लेता है। श्रीलंका आपको दिखा रहा है, मालदीव आपको आंख दिखा रहा है। तो इस तरह की स्थिति, म्यांमार आपको आंख दिखा रहा है। जब यह स्थिति हो तो आप किस भारत की बात करेंगे? और जब विश्व गुरु की बात कहते हैं तो 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भी पढ़े होंगे साइंस में कि किस तरह से सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके किसी एक जगह केंद्रित किया जा सकता है। इतनी छोटी सी चीज, उसको ऐसे बता करके कि हमने आईआईटी के वैज्ञानिक लगा करके राम के मस्तक पर वो तिलक किया, सूर्य तिलक। गजब का ड्रामा है। यही मदारी के खेल दिखाने के लिए शायद यह शख्स पैदा हुआ और वही दिखा रहा है। और जैसा होता है कि मदारी का खेल देख करके लोग तालियां बजाते हैं, वही तालियां बजती हैं। और ये तालियां बजाने वाले अधिकतर वही होते हैं जो मूर्ख होते हैं या भक्त होते हैं। तो वही आज हाल हो रहा है। अब हमें याद है 2014 के चुनाव पहले वो कहते थे मैं मुसलमानों के किसी उस पे जाने से बहुत बड़ा अपने आप को बताते थे। आज स्थिति यह है कि जब इस समय इलेक्शन चल रहा है तो संत कबीर नगर में एक मजार पर जाकर के चादर पोशी करते हैं। क्यों? आज क्या जरूरत पड़ गई आपको मजार पर जाने की, मत्था टेकने की? क्योंकि आप बरगलाना चाहते हैं उस वर्ग को जिसको आपने कपड़ों से पहचानने की बात कही थी, जिसके ऊपर आपके राज में अत्याचार हुआ, जिन्हें आपने तबलीगी जमात बता करके किस तरीके से हमले करवाए थे, वह नरेंद्र मोदी। जब यह सब कुछ हो रहा होता है तो राहुल गांधी एक गुलदस्ता बना रहे होते हैं। वह गुलदस्ता जो देश को जोड़ता है विभिन्न भाषाओं के साथ,
विभिन्न धर्मों के साथ, विभिन्न जातियों के साथ, विभिन्न लोगों के साथ, वही तो खलता है कि गुलदस्ता बन क्यों रहा। इसलिए हमले होते हैं। यदि आप 400 पार आ रहे हैं तो आपको यह करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश हो रही। मुजफ्फरनगर में यही हुआ, कैराना में यही हो रहा है। कैराना में तो यह हुआ, स्थिति यह है शामली में कि वहां पर एसपी खुद जाकर के लोगों को, वोटर्स को के आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहा है। अरे वोटर का आइडेंटिटी कार्ड अंदर चेक किया जाता है, मिलाया जाता है, फोटो के साथ मिलाया जाता है। आप क्या चेक कर रहे हैं? और उसके बाद में जब लंबी लंबी लाइनें लगी हैं वोट देने के लिए, तो मशीनों को देर देर से किया जा रहा है, जिससे लोग ऊब कर धूप में भाग जाए। लेकिन लोग भी हैं कि टिके। यही तो डर, इसी डर के कारण यह हालत हो। और आज जिस तरीके से नफरत परोसने का काम हुआ, जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर के कोसते हैं, तो साहब जब आप कांग्रेस को लेकर के कोसते हैं तो सवाल यही उठता है कि यदि आप कहते हैं कांग्रेस में कुछ नहीं है, तो फिर उसको कोसने की जरूरत क्यों पड़ रही? और जब वो बुंदेलखंड जाते हैं तो कहते हैं हम सिंचाई के लिए, पीने के लिए, सबके लिए पानी उपलब्ध कराएंगे। तो एक ही सवाल कि पिछले 10 साल से आप हैं सत्ता में, तब आपने क्यों नहीं किया? तब क्यों नहीं दिया? कोई जवाब नहीं होता। जब वो मध्य प्रदेश के दमोह में जाते हैं तो वहां पर जब जिस तरीके से बताते हैं कि हम इसके विकास का यह मॉडल, तब जनता पूछती है कि पिछले 20 साल से सत्ता आपकी है और 20 साल से सत्ता के बाद भी आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं ऐसा किया कि आज आप यह कह रहे हैं ये करेंगे। 10 साल से आप भी केंद्र में हैं, क्यों नहीं किया? सवाल यहीं खड़े होते हैं। तो जब ये सवाल होते हैं तो डर लगता है। लेकिन दूसरी तरफ बुलंदशहर में जब जनता सवाल पूछ देती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आपने किया क्या है, तो उस स्थिति पर उन पर हमले शुरू कर देते हैं। यह हालत होती है। यह हालत होती है कि जब जनता खदेड़ देती है ग्रेटर नोएडा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, तब आपको कुछ समझ नहीं आता क्या करें। आपको सवालों से डर लगता है, आपको तमाम सारे उन मुद्दों से डर लगता है जो मुद्दे राहुल गांधी उठाते हैं। तो यानी मुद्दे इतने प्रभावशाली हो गए कि नरेंद्र मोदी को डर लगने लगा। तो आज के वो प्रचार में कहते हैं मुझे किसानों की चिंता है, मैं उनके लिए ये कर रहा हूं, मुझे बेटियों की चिंता है, मैं उनके लिए ये कर रहा हूं। तब लोग पूछते हैं वही सवाल जो राहुल गांधी ने पूछे थे कि मणिपुर कब जाओगे? जवाब नहीं होता है। कब उन पहलवान बेटियों को इंसाफ दोगे? कोई जवाब नहीं होता है। कब आप वो न्याय दोगे जिस न्याय की मांग हो रही थी लंबे समय से? उन कामगारों को कब न्याय मिलेगा? उन किसानों को कब न्याय मिलेगा? जब जो किसानों के ऊपर जीप चढ़ाने वाले उस टेनी मिश्रा के बेटे को कब सजा होगी? कब टेनी को आप हटाएंगे? और कब आप उन किसानों को इंसाफ देंगे जो 700 किसान मर गए वहां प्रोटेस्ट करते करते, अपने हक की बात करते करते? और कब आप इंसाफ दोगे जिनके लिए आपने सड़कों पर कीले गाड़े, उनको घायल करने के बाद? तो जवाब नहीं होता है। जवाब नहीं होता है जब वो कहते हैं कि हम इतने अच्छे अस्पताल बना रहे हैं, तब लोग पूछते हैं कि कोरोना काल में इतने लोग मर गए, 50 लाख लोगों के मरने का जिम्मेदार कौन है?
कौन है जिम्मेदार कि उन्हें दवा नहीं मिली? कौन है जिम्मेदार कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली? कौन है जिम्मेदार जो उन्हें बेड नहीं मिला? कौन है जिम्मेदार जो उन्हें डॉक्टर्स का परामर्श नहीं मिला? वो लॉकडाउन लगा करके आपने इस देश के उद्योगों का उत्पादन ठप करा दिया, काम धंधे बंद करा दिए, हजारों हजार किसानों ने आत्महत्या कर ली, हजारों हजार युवाओं ने आत्महत्या कर ली, हजारों हजार महिलाओं ने आत्महत्या कर ली और हजारों हजार व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। ये मैं नहीं कहता हूं, आपके आंकड़े कहते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हर घंटे 2 युवा आत्महत्या कर, अपने को इंसाफ न मिलने के कारण बेटियां आत्महत्या कर रही। वो लड़कियां जो रेप का शिकार हुई, उनको इंसाफ कब देंगे? और वो बलात्कारी जो भारतीय जनता पार्टी में है, वो यौन शोषक जो भारतीय जनता पार्टी में है, जिन्हें आपने संरक्षण दिया, उन पर कार्रवाई कब होगी? कब कार्रवाई होगी उस भ्रष्टाचारियों पर जिन्होंने भगवा पट्टे पहन लिए? और इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी जो कि आप खुद हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार करने वाले, वो जो पीएम केयर फंड के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले, उस नरेंद्र मोदी को सजा कब होगी? उसकी गिरफ्तारी कब होगी? और उसे जेल में कब डाला जाएगा? तो अब जनता यह सवाल करने लगी है। जब जनता यह सवाल करती है तब आपको डर लगता है। जब राहुल गांधी सवाल पूछते हैं इस देश की जनता से जुड़े हुए, तब आपको डर लगता है। आपको डर लगता है जब राहुल गांधी इस देश को गुलदस्ते की तरह बांधकर सबको अपने रंग में जीने को, स्वतंत्र होने की बात कहते हैं। आपको डर लगता है। आपको डर लगता है जब वो लड़कियों को सशक्त बनाने की बात करते हैं और तमाम नौकरियों में उन्हें 50% रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। आपको डर लगता है। आपको डर लगता है जब वो गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात करते हैं, तब आपको डर लगता है। जब वो हर युवा को रोजगार देने की बात करते हैं, उसका हक देने की बात करते हैं, तब आपको डर लगता है। आपको तब डर लगता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि सारे युवाओं को हम नौकरी और रोजगार में लाएंगे और उसके लिए फंड बनाएंगे, और वो अडानी अंबानी जैसों को जो आप पैसा देते थे, वो पैसा हम इन पर लगाएंगे। आपको डर लगता है। इसीलिए आप हमले करते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमले करते हैं, आपके गृह मंत्री हमले करते हैं, आपके तमाम नेता हमले करते हैं। लेकिन जनता जान गई है और जनता उन चीजों पर सवाल करते हुए अब आप पर हमले करती है। वो आपको देखना नहीं चाहती। मैं बड़ा सीधा सा एक उदाहरण देता हूं। कई बार मैं अपने प्रोग्राम में फोटो सिंबॉलिक तौर पे आपकी लगा देता हूं। जनता से जवाब आता है, इस पनौती की फोटो हटा दो। अब जनता कहती इस पनौती की फोटो हटा दो, तो आप समझ सकते हैं कि जनता किसको देखना चाहे। जब यह स्थिति होती है तो समझ में आता है कि राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि आप 150 सीट आ रहे हैं, उससे भी कम आ रहे हैं। यह बात समझ में आती है कि इसलिए आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में ही जिन सीटों पर चुनाव हुआ, वहीं पर हालत यह है कि 70% सीटें इंडिया गठबंधन जीतता दिखाई दे रहा है। आज के ही जो वोटिंग पैटर्न है, उससे यह अनुमान लग रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में आपकी जगह कहां होगी। शायद हवालात में, शायद तिहाड़ में, या शायद आप भाग जाएंगे। आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जनता अब मुद्दों पे सवाल करेगी, मुद्दों पे बात करेगी। उसे वो मंदिर नहीं चाहिए जहां बैठ के वो भीख मांगे,
उसे वो मंदिर नहीं चाहिए, वो हिंदुत्व आपका नहीं चाहिए, वो झूठा सनातन नहीं चाहिए जहां पर सबसे बड़े शंकराचार्यों का अपमान होता हो, जहां पर इस देश की मूल परंपरा का अपमान होता हो, और जहां यह अपमान होता हो वहां कोई नहीं जाना चाहिए। जय